Hi everyone, Namaste and good morning. Welcome to one short revision series of CA Foundation Accounts. This is part 7 of revision series और आज बात करेंगे इन्वेंट्री के बारे में। इसके पहले के वीडियोस ऊपर आई बटन में लिंक्ड है और आज के वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एग्जामिनेशन वाइज इस टॉपिक का कवरेज अभी अभी स्टार्ट हुआ है और इंस्टीट्यूट अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए हैं। देखो मई 18 और नवंबर 18 में इंस्टीट्यूट ने कुछ भी नहीं पूछा था, बट मई 19 से देखो 5 मार्क्स 7 मार्क्स। इस टॉपिक के क्वेश्चन वैसे तो बहुत ईजी है, बट एक बार आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से रिवाइज करना पड़ेगा, जिससे कि आप प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंस्टीट्यूट ने नए लॉन्च किए इस टॉपिक से रिलेटेड। स्टडी मैट का लास्ट में देखना इलस्ट्रेशन नंबर 5 है और मई 20 के आरटीपी का इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन बहुत नए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में मिल जाएंगे तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप दिमाग ना लगा पाओ, बट रिविजन के बाद आप प्रॉपरली उसको सॉल्व कर पाओगे और हाई चांसेस है कि इन दोनों क्वेश्चन में से एक इंस्टीट्यूट पूछ सकते हैं, बिकॉज मॉड्यूल में भी नया आया है और आरटीपी के अंदर भी नया वैरायटी लॉन्च किया है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इन्वेंट्री और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री का बेसिकली मतलब होता है स्टॉक। देखो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो इन्वेंट्री क्या होगी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो मटेरियल आपका मशीन के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है, प्रोडक्शन चल रहा था लेकिन उसमें भी टाइम है और 31 मार्च आ गया तो आप उसको भी काउंट करोगे, वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। राइट, और एक होता है फिनिश गुड्स, जो सामान रॉ मटेरियल से कन्वर्ट हो चुका फिनिश गुड्स पे, उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। और अगर आपकी ट्रेडिंग कंसर्न है तो जो आपका ट्रेडिंग वाला स्टॉक होता है ना, जिसको आप परचेज करके सेल करते हो, उसी स्टॉक को बोलते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आपने उसको क्यों होल्ड किया, बिकॉज आप उसको सेल करना चाहते हो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल्स। अगर आप ऐसा कोई सामान बेचते हो, उसका प्रोडक्शन करते हो, तो उसके प्रोडक्शन के लिए आपने रखा हुआ वो आइटम भी इंक्लूड किया जाएगा। फॉर कंजप्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सेल ऑल्सो इंक्लूड्स मेंटेनेंस, सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स मतलब मान लीजिए एक बड़ी फैक्ट्री में 10,000 यूनिट के बाद आपका बियरिंग चेंज होता है या कोई और पार्ट चेंज होता है, इसको बोलते हैं कंज्यूमेबल्स। तो इसको भी इन्वेंट्री में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाली फैक्ट्री, जिसकी फैक्ट्री है, तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, पैकिंग मटेरियल्स। ठीक है, डब्बे में पैक करते हो उसको भी आप, उस डब्बे को भी आप काउंट करोगे। ठीक है, फिर ट्रेडिंग गुड्स वाले में सिर्फ ट्रेडेड गुड्स आपकी इन्वेंट्री है। राइट, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। अब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, या तो कॉस्ट पे करोगे या तो फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये एनआरवी क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो भी कम हो। देखो अगर मेरा कॉस्ट कम है तो ठीक है, आप कॉस्ट पे कर लो, लेकिन पता चला 100 रुपये में सामान बना रहा हूँ, मार्केट में 80 में बिकता है, तो हम उसको लोअर वाली वैल्यू पे करेंगे। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। राइट, अब देखो कॉस्ट के एलिमेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले परचेज प्राइस, जितने भी आप खरीदते हो, फिर आप टैक्सेस और ड्यूटीज ऐड करो, जितने भी टैक्स गवर्नमेंट लेती है, लेकिन अगर उसका बेनिफिट नॉट टेकन एज इनपुट होगा तो ही आपको ऐड करना है। अगर आपने गवर्नमेंट से उस टैक्स का बेनिफिट ले लिया तो यहाँ पे ऐड मत करना, यहाँ पे नहीं आएगा। राइट, फ्रेट इनवर्ड्स, वहां से अपने गोडाउन लाने तक का भाड़ा भी आपको जोड़ना पड़ेगा कॉस्ट के अंदर। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, हमाली, देखो ट्रक से सामान आया तो वहां से अनलोडिंग भी तो करवाओगे। वो जो हमाल लोग रहते हैं ना, वो अपना, ठीक है, पीठ के ऊपर बोरा निकालते रहते हैं, उसको बोलते हैं हमाली। तो बेसिकली लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस भी आप इसमें इंक्लूड करोगे। एक एग्जांपल हो गया अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन। ये कन्वर्शन क्या होता है सर, कन्वर्शन का मतलब है प्रोडक्शन। राइट, तो डायरेक्ट मटेरियल जो आपका सामान लग रहा है, फिर डायरेक्ट लेबर, जो लेबर आपका गुड्स बना रहा है उसकी कॉस्ट जोड़ दो, फिर अदर डायरेक्ट कॉस्ट, उसके अलावा अगर कोई और कॉस्ट लग रही है उसको भी आप जोड़ दो। राइट, और ये 2 बार हो गया, इसको इग्नोर करिए। इसके बाद एक्सक्लूजन, मतलब आपको कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, एबनॉर्मल वेस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर। एबनॉर्मल, नॉर्मली वो वेस्ट नहीं होता, बट कभी कभी गलती से वेस्ट निकल गया, उसको आपको कॉस्ट में नहीं जोड़ना है। स्टोरेज कॉस्ट इफ नॉट नेसेसरी, ठीक है, आपने कहीं पे उसको स्टोर करवाया कोल्ड स्टोरेज वगैरह में, जो नेसेसरी नहीं था, अगर नेसेसरी है तो आप जोड़ोगे। जैसे कि अगर वेजिटेबल है, वेजिटेबल को कोल्ड स्टोरेज में नेसेसरी तरीके से वहां पे रखना पड़ता है, बिकॉज उसकी लॉन्गेटिविटी के लिए। ठीक, आज भी अगर आप सर्च करोगे तो आपको जो मैंगो समर्स में मिलता है वो आपको अभी भी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो मैंगोस लोग कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं। ऑलिव्स वगैरह चीजें, ये सब चीजें होती है जो स्टोर होती है। तो अगर कोल्ड स्टोरेज नेसेसरी है तो कॉस्ट में जुड़ेगा उसका, और अगर वो सब चीजें नेसेसरी, अगर स्टोरेज नेसेसरी नहीं है तो उसकी कॉस्ट आप नहीं जोड़ोगे। ठीक, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लाइक अकाउंटिंग एक्सेट्रा, ये सब नहीं जोड़ना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये सब मत जोड़ना कॉस्ट में। और एनआरवी का मतलब होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, मार्केट की सेलिंग प्राइस को एनआरवी बोला जाता है। राइट, इसके बाद मेथड्स टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, क्या क्या मेथड्स है,
एक तो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है और दूसरा है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। नॉन हिस्टोरिकल के अंदर एक ही आता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। इस मेथड में आप क्या करते हो, आप सेलिंग प्राइस होती है जो मार्केट प्राइस माइनस फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट माइनस कर देते हो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो आपकी एडजस्टेड सेलिंग प्राइस इस तरीके से आती है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंदर कैसे करते हो, अगर आपकी इन्वेंट्री नॉट इंटरचेंजेबल है, मतलब सिमिलर इन्वेंट्री नहीं है, तो सब अलग अलग टाइप की इन्वेंट्री है, तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड एक एक को आइडेंटिफाई कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है, आप एक ही टाइप के आइटम्स में डील करते हो, तो फिर 3 मेथड आते हैं, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले खरीदा था वो पहले बाहर गया ऐसा मान के चलेंगे, ठीक है। लीफो मतलब जो लास्ट में आया वो पहले बाहर जाएगा, राइट। और उसके बाद है वेटेड एवरेज मेथड, जो भी इन्वेंट्री है अलग अलग कॉस्ट पे सबका एक वेटेड एवरेज निकाल दो। कैसे करेंगे 2 मिनट बाद देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल डील करते हैं। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अ स्पेयर पार्ट्स ऑफ श्री राम मिल्स। 1/1/2020 ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ 50 यूनिट्स एट 25 पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक। फिर 1/1/2020 को परचेजेस 25 यूनिट्स एट 30 पर यूनिट, फिर कॉस्ट चेंज हो रही है। 15/1/2020 इशूड फॉर कंजप्शन 60 यूनिट्स, उसने इशू किया, ठीक है। इसका रेट भी हमको देखना पड़ेगा कैसे इशू हुआ है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर अबाउ ऑल ट्रांजेक्शन इफ द कंपनी फॉलोज ए फीफो, बी लीफो एंड सी वेटेज एवरेज। तीनों तरीके से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फीफो मेथड। इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स और ब्रैकेट में फीफो मेथड। तो सबसे पहले आप लिखोगे डेट, फिर रिसीट, इशूड और बैलेंस, ठीक है। तो सबसे पहले डेट कौन सी है, 1/1/2020। रिसीट में आप लिख लो बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। इशूड तो नहीं है, बैलेंस कितना है 50। क्वांटिटी रेट अमाउंट चलाना है, ठीक है। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी है 50 और रेट है 25 और अमाउंट हो जाएगा 50 × 25, 1250, 1250, ठीक, राइट। इसके बाद देखो 1/1/2020 परचेज किया ना, जो भी आइटम परचेज करते हो वो रिसीट में लेते हैं, और जो भी आइटम आप सेल करोगे उसको आप इशू में लोगे। तो रिसीट में हमने क्या किया, 25 यूनिट एट 30 पर यूनिट, 25 यूनिट्स 30 पे लिया है, तो 25 × 30 इज 750, ठीक, डैश। तो बैलेंस में क्या आएगा, देखो पहले का ओपनिंग बैलेंस 50, 25 और 1250, और इस बार आपने क्या किया है 25 30 पे लिया विच इज 750। तो बैलेंस आपका निकलेगा 25, 30 और 750 और ये 50 जो आपने 25 पे खरीदा 1250, इस तरीके से बैलेंस निकलेगा। और ये आपका क्वांटिटी, रेट और अमाउंट है, ठीक। अब लास्ट में देखो 15/1/2020 इशूड फॉर कंजप्शन 60 यूनिट्स। तो देखो यहाँ पे 15 में 1/2020 रिसीट में कुछ नहीं है, इशूड में 60 यूनिट्स इशू किए, 60 यूनिट्स इशू किए। अब आप रेट निकालो। रेट कैसे निकलेगा आप समझिएगा, जो मेथड है वो फीफो मेथड है। फीफो मेथड 60 यूनिट्स हमने इशू किए, तो 60 में से देखो 50 तो पहले वाले हो गए, ठीक है। फीफो मेथड मतलब जो पहले आया वो पहले जाएगा, तो 50 वाले पहले आए थे तो हम 50 वालों को लेते सबसे पहले, तो 50 ले लो, 50 और इंटू 25, तो ये 1250 का इशू हो गया, राइट। अब 10 बचा, 10 और इशू करना है हमको, टोटल 60 इशू करने हैं। 10 हम ये वाले स्टॉक से लेंगे, सेकेंड वाले स्टॉक से, 10 × 30 ये हो गया 300। इस तरीके से आपने इशू किया टोटल 60 का इशू। तो अब आपका स्टॉक कितना बचेगा ये देखते हैं। देखो 50 तो चले गया, अब 25 में से 10 भी चले गया, तो 15 बचा है और 30 के रेट से बचा है, तो 15 × 30 that is 450। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट ऊपर में डाल देना आप कॉलम, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से फीफो मेथड किया जाता है। और 15 क्वांटिटी है, रेट 30 है और अमाउंट टोटल 450 वाला क्लोजिंग स्टॉक बचता है।
ठीक, अब अगर अपन सेम चीज़ों को लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से करते तो देखो, सेकंड, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स लीफो मेथड, राइट। तो सबसे पहले आप डेट डाल दो, फिर रिसीट, फिर इशूड, फिर बैलेंस, फिर यहाँ पे क्वांटिटी रेट अमाउंट, फिर यहाँ पे क्वांटिटी रेट अमाउंट, फिर लास्ट में क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो ऐसा आपको फॉर्मेट ड्रॉ हो जाएगा क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन 1/1/2020, तो क्वांटिटी रेट अमाउंट कुछ भी नहीं, रिसीट इशूड वाले में सीधा बैलेंस ले लेते हैं अपन, और यूनिट्स थे 50/25, 50 की क्वांटिटी 25 पे उसने किया रेट, और 1250 का बैलेंस है। फिर 1/1/2020 को आपने परचेस किया तो रिसीट हो गया। हमने परचेस कितनी क्वांटिटी की, 25/30, 25 और रिसीट हुआ है रेट 30 पे, 25 इंटू 30 750 पे रिसीट्स हो गया। तो इशूड कुछ भी नहीं है। इस बार बैलेंस देखो, पिछला वाला 50 25 के रेट से 1250 का अमाउंट, और इस बार जो हमने परचेज किया 25 का क्वांटिटी 30 के रेट से, तो 750, टोटल स्टॉक हो गया 2000 रुपये का। अब जब आप इशू करोगे, ठीक है, ये इशू फॉर कंस्ट्रक्शन, ये इशू फॉर कंजप्शन है 60 यूनिट्स 15/1/2020 को, ये हमको लीफो मेथड से अडॉप्ट करना है। ठीक है, लीफो मेथड को मतलब जो लास्ट में आया ना वो पहले जाएगा। तो इस केस में देखो 25 वाला है ना, ये हमारा लास्ट में है, तो ये पहले जाएगा 25, और बाकी का जो पेंडिंग रहेगा 35 क्वांटिटी, ये हम 50 से निकाल के देंगे। ठीक, तो हम इशू करते 15/1/2020 को, रिसीट कुछ भी नहीं है, और इशूड देखो आपको 60 करना है, तो पहले 25 लास्ट वाली इन्वेंट्री से इंटू 30, तो ये 750 इशूड हो गया। अब जो पुरानी इन्वेंट्री बची थी ना, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो नया वाला लास्ट है, लास्ट इन हुआ, उसको पहले आप निकाल दो, और जो ऊपर वाला है, ठीक है 50, ये 50 बाद में जाएगा। पेंडिंग इशू कितना बचा, 35, टोटल क्वांटिटी 60 इशू करनी है ना, 25 हो गया, 35 बचा है, वो हम 50 वाले में से दे देंगे, और 25 का रेट लगेगा, 35 इंटू 25, 875, ये हो गया 60 इशू। अब स्टॉक कितना बचा, 50 में 35 चले गया, तो 15 बचा, लेकिन इस बार रेट रहेगा 25 रुपये का, 15 इंटू 25, 375। ठीक, लास्ट बार जो स्टॉक था वो बचा था 450 रुपीज़ का, इस बार का जो ये क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये रहा, ये बचा है 375 रुपीज़। चलिए अब बात करते हैं वेटेड एवरेज मेथड की। अगेन सेम फॉर्मेट है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब इसने रिसीट किया तब इसने 25 खरीदा है 30 के रेट से, और 750 का अमाउंट है, राइट। तो वेटेड एवरेज में आप क्या करोगे, क्लोजिंग बैलेंस में दो टाइप की इन्वेंट्री नहीं दिखेगी, बल्कि हमको दोनों के रेट्स क्लब कर देने। क्लब कैसे करोगे, पहले आप क्वांटिटी को जोड़ दो, 50 पहले था, अभी आपने 25 लिया, दोनों मिला के कितना हो गया 75, राइट। अब आप दोनों की टोटल अमाउंट को जोड़ दो, आपने 1250 पे पहले लिया, ठीक है, और यहाँ पे 750 का खरीदा है, तो आप यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए, ये होता है 2000 रुपीज़। अब आपका एवरेज रेट कैसे आएगा, एवरेज रेट आएगा 2000 दोनों की ज्वाइंट टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय दोनों की ज्वाइंट टोटल क्वांटिटी 75 रुपीज़, तो रेट आया आपका 2000 डिवाइडेड बाय 75, 26.67 आया, राइट। ये आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आया है 2000 डिवाइडेड बाय 75 करके, याद रखना, ठीक। तो अब आपका रेट आ गया 26.67। तो जब हम इशू करेंगे तो हम इस रेट पे इशू करेंगे। हमने क्या किया, दो टाइप की इन्वेंट्री था, तो वेटेड एवरेज में आपने दोनों का वेटेड एवरेज ले लिया, राइट। तो आप इशू कर दो, आप इशू कितना हुआ, 60 क्वांटिटी हुई है, और इशू किया जाएगा 26.67 से, तो 60 इंटू 26.67, 1600 होता है ये,
1600 और जो रिमेनिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है, 15 बचेगा 26.67 के रेट से, राइट। तो 15 इंटू 26.67 ये होता है 400 रुपये। इस तरीके से वेटेड एवरेज होता है। आई होप आपको तीनों मेथड का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब चलते हैं आगे और एग्जाम्पल 2, अ मैन्युफैक्चरर हैज़ द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ परचेसेस ऑफ अ कंडेंसर विच ही यूजेज वाइल मैन्युफैक्चरिंग रेडियो सेट्स। ये आपके मॉड्यूल का एग्जांपल है, ठीक। डेट जनवरी 11, 19, 20, क्वांटिटी 900, 200, 800, 50, 60 और 47 इतने पे इसने परचेज किया। 1000 यूनिट्स वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, राइट। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको फीफो मेथड से क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये तो अपने परचेज की डिटेल है, राइट। टोटल परचेज कितना हुआ है, 1900 हुआ है, ठीक है, अलग अलग रेट से, राइट। और 1000 यूनिट्स वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। तो अगर 1900 खरीदा था और 1000 यूनिट बेच दिया तो आपके पास अब इन्वेंट्री कौन कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू, देखो 1900 मैंने परचेज किया था और मैंने 1000 इशू कर दिया या सेल कर दिया, तो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा 900, ठीक। अब 900 आपके पास यूनिट्स बचा है, यूनिट्स ना, ये आपका अमाउंट नहीं है, दिस इज यूनिट्स। अब आपको 900 यूनिट्स के लिए रेट कौन सा लेना है, हम अगर फीफो मेथड फॉलो करेंगे तो हम अज्यूम करेंगे कि 1000 चले गया ना, उसमें से पहले वाला फीफो मेथड मतलब पहले जो आया वो पहले जाएगा। तो 900 पहले आया था तो पहले इस क्वांटिटी को 900 हटा दो। अब ये जो सेकंड क्वांटिटी इसमें से भी 100 हटा दो, ठीक है। तो बचेगा कौन सा, लास्ट वाले जो आएंगे वो बचेंगे। तो आपका जो पहला 800 का वैल्यूएशन है ना वो ऐसे होगा 47 के हिसाब से, और जो रिमेनिंग 100 यूनिट से जो बच गए हैं उसका वैल्यू यहाँ से होगा 60 रुपीज़। इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की जाएगी। 800 इंटू 47, 37,600 और 6600, 37,600 प्लस 6600, 44,200। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीज, कॉस्ट ऑफ परचेज 2 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट नहीं दिया, ये सेलिंग प्राइस दिया 50,000, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के अंदर देखो इन्वेंट्री की जो वैल्यू होती है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, मतलब जो मार्केट प्राइस होती है ना क्लोजिंग स्टॉक की, सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन। तो ग्रॉस मार्जिन कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेल्स इनटू 100। तो आप सेलिंग प्राइस से ग्रॉस मार्जिन माइनस करोगे तो आपका एडजस्टेड सेलिंग प्राइस वाला मेथड से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट कितना है, सबसे पहले आप ये देखो सेल्स है 2 लाख की प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस है 50,000 माइनस कर दो परचेज 2 लाख, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 50,000, ठीक है। ये प्रॉफिट से आप ग्रॉस मार्जिन निकाल लो, तो ग्रॉस मार्जिन इज इक्वल टू 50,000 अपॉन सेल्स कितनी है 2 लाख प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस 50,000। तो परसेंटेज टर्म्स में कितना आएगा 50 अपॉन 250 इंटू 100, 20% ग्रॉस मार्जिन आया। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और मेथड कौन सा है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। तो आपकी सेलिंग प्राइस ले लो इन्वेंटर की 50,000 है, माइनस 20% करना है जो आपकी ग्रॉस मार्जिन का रेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो 10,000 होता है, 50,000
माइनस 10,000 आपकी आएगी वैल्यू 40,000 की। तो ग्रॉस मार्जिन कैसे निकलेगी, पहले आप प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट अपॉन क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस प्लस सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर से प्रॉफिट अपॉन सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस इंटू 100, ऐसे आपकी ग्रॉस मार्जिन निकलेगी। फिर आप वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एट सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन, वो ये रहा 40,000। इस तरीके से निकलेगा। अभी तक इंस्टीट्यूट ने इसका भी क्वेश्चन नहीं पूछा, हो सकता है पूछ ले। ठीक है, प्रॉपरली इसको स्टडी करके जाइएगा। इसके बाद बात करते हैं इन्वेंट्री टेकिंग की। ये इंस्टीट्यूट का अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल, और यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं कई बार। आपकी आरटीपी में भी इसी के क्वेश्चन भरे हुए हैं और आपकी मॉड्यूल में भी सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। बहुत ईजी है अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझ जाते हो तो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि 31 मार्च को जो स्टॉक होता है ना, उसकी चेकिंग आप 31 मार्च के दिन नहीं कर पा रहे हो फॉर XYZ रीजंस, राइट। फिर आप कब कर रहे हो, 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 15 दिन बाद, अप्रैल में कोई भी तारीख को कर ले रहे हो। तो अगर आप अप्रैल की 10 तारीख को करोगे, हमको बैक कैलकुलेशन करना है कि 31 मार्च का स्टॉक कैसे आएगा। तो कैसे होगा, पहले हम कहानी समझते हैं कि अगर 31 मार्च है, वहाँ से आप बात कर रहे हो 10 अप्रैल को, और 10 अप्रैल को आप इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे हो। तो यहाँ पे एक एक्स अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री थी और यहाँ पे आपके पास सपोज 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री है। तो बीच का जो गैप है, इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए होंगे 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में। तो उस ट्रांजेक्शन की वैल्यू आप रिवर्सल करोगे ना, तो आपका स्टॉक आ जाएगा एज ऑन 31 मार्च 2020। ये इसका लॉजिक होता है। ठीक है, तो जब मैंने 31 मार्च 2020 को एक स्टॉक होगा मेरी, जो कि अभी एक्स वैल्यू है, तो इसके बाद जो जो ट्रांजेक्शन हुए होंगे उसका क्या क्या इफेक्ट हुआ होगा। जैसे कि देखो, अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो परचेज के कारण आप ऐड करते हो, ऐड परचेज के कारण अपनी इन्वेंट्री बढ़ जाती है। फिर जब हम सेल्स करते तो लेस सेल्स, इसके कारण मेरी इन्वेंट्री कम हो जाती है। फिर परचेज रिटर्न के कारण भी लेस होती है इन्वेंट्री, राइट। फिर मेरा सेल्स रिटर्न के कारण ऐड हो जाती है, प्लस बढ़ जाती है, राइट। फिर उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, मैंने अपना सामान किसी को भेजा हुआ है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, तो वो मेरा स्टॉक है, मेरे स्टॉक में ऐड होना चाहिए वो। ठीक है, अभी तक सेल थोड़ी ना हुई है, जब तक उसका कंफर्मेशन नहीं आता सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाले का, तब तक उसके पास भले पड़ा वो मेरा स्टॉक है, उसको भी यहाँ पे आप ऐड करो, ऐड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस शॉर्ट फॉर्म में। अब देखो, कंसाइनमेंट का 2 चीज़ हो सकता है, या तो मेरे पास किसी और ने कंसाइनमेंट भेजा है, वो मेरा स्टॉक नहीं है, अगर इंक्लूडेड है तो माइनस कर दो, और मैंने अगर किसी को कंसाइनमेंट में भेजा है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वो मेरा स्टॉक है, गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट वो किसी और का स्टॉक होगा। ठीक है, दोनों के ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपका गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट है ना, तो आप क्या करोगे उस केस में, आप उसको गुड्स रिसीव वाले को माइनस करोगे अपने स्टॉक से। लेकिन अगर आपने किसी को गुड्स सेंड किया कंसाइनमेंट पे, तो आपको उस गुड्स सेंड को अपने स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा। अब अगर कोई लॉस हो जाता है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन या एबनॉर्मल लॉस, तो आप उसको हटा दो यहाँ के वैल्यू से, तो अल्टीमेटली आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा, तो आपको बैकवर्ड चलना है। तो बेसिकली जो जो हमने ऐड किया उसको माइनस करेंगे, और जो हमने माइनस किया उसको प्लस करेंगे। तो आपके पास अगर इन्वेंट्री है एज ऑन 10 अप्रैल या अप्रैल की कोई भी डेट, और आपको बैक कैलकुलेशन करके पहुंचना है 31 मार्च वाली इन्वेंट्री तक, तो हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट। बैक से आएंगे फ्रंट पे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें आपने माइनस की उसको प्लस कर दो, जितनी भी चीज़ें प्लस की उसको माइनस कर दो। तो चलो सबसे पहले देखो, परचेज था, तो परचेज हमने वहाँ पे ऐड किया था, तो हमारे स्टेटमेंट में परचेज माइनस किया जाएगा, परचेज माइनस करो। फिर सेल्स को ऐड करो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, सेल्स हमेशा कॉस्ट पे होगी। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे आप मत करना। मतलब मेरे बोलने का मतलब, हमको सिर्फ मतलब है क्वांटिटी सोल्ड, मतलब हमारे यहाँ से क्वांटिटी कितनी गई है, लेकिन वैल्यू उसकी किस पे होगी, वैल्यू होगी कॉस्ट पे। तो सीधा सीधा आपको जो सेलिंग प्राइस दिया होगा ना, माइनस आप परसेंटेज कर लेना प्रॉफिट का, इससे आपका सेल्स आ जाएगा एट कॉस्ट। सेल्स एट कॉस्ट, सेल्स मतलब क्वांटिटी सोल्ड एट कॉस्ट है ना, वो क्वांटिटी सोल्ड एट कॉस्ट, राइट। तो सेल्स आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद परचेस रिटर्न ये ऐड होगा, सेल्स रिटर्न माइनस होगा। ठीक, अब इसके बाद अगर कोई लॉसेस है उसको भी माइनस कर दो। ठीक है, मतलब उसके बाद जो लॉसेस हुए थे जिसके कारण माइनस करना पड़ेगा। और जब आप प्लस माइनस खेल लोगे यहाँ से, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा इन्वेंट्री।
ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है। चलिए, इसके बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो क्वेश्चंस भी जो इंस्टीट्यूट ने नए नए लॉन्च किए इस टॉपिक के अंदर। एक आरटीपी मई 20 वाला क्वेश्चन, और अगर आप स्टडी मैट डाउनलोड करोगे इन्वेंट्री टॉपिक का इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 नया दिखेगा, जो हो सकता है आपके प्रिंटेड मटेरियल पे अवेलेबल ना हो। और अगर कोई स्टडी मैट में नया क्वेश्चन होता है तो उसका बहुत ज़्यादा चांस होता है एग्जाम में आने का। चलिए, अपन अपनी प्रिपरेशन एयर टाइट रखेंगे, कहीं से भी कोई लूप होल नहीं छोड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। Example number 1. X, who was closing his books on 31st March 16, failed to make the actual stock, which he only on 9th April 16, when it was ascertained by him to be worth 2,50,000. 9th April को आपके stock की value 2,50,000 है. It was found that the sales are entered in the sales book on the same day of dispatch and written inwards in the return book as and when the goods are received back. Purchases are entered in the purchase day book once invoice are received. ये सब चीज़ें आपको दी हुई है. It was found that the sales between 31/3/2016 and 9/4/16 as per the sales day book are 17,200. ये आपकी सेल्स की वैल्यू है, लेकिन इस पे हम अपना प्रॉफिट माइनस करेंगे. Purchases between 31/3/16 and 9/4/16 as of purchase day book are 1,200. Out of this goods amounting to 500 were not received. अभी तक हमको रिसीव ही नहीं हुए गुड्स, ठीक है, तो इसको भी देखते हैं. Until after the stock was taken, goods invoiced during the month of March 16 but goods received only on 4th April 16. ठीक है, आपने गुड्स इनवॉइस कर दिए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, मतलब ये जो बीच का पीरियड है 9 अप्रैल तक का, उसमें ये रिसीव हुआ है. ठीक है, तो उसको हम हटाएंगे अपने स्टॉक से. अमाउंटेड टू 1,000. रेट ऑफ जीपी 33.1/3% ऑन कॉस्ट. Ascertain the value of physical stock as on 31st March 16. देखो, कभी भी 33.1/3% ऑन कॉस्ट दिया, इसका मतलब क्या पता है, 1/3 ऑन कॉस्ट होता है. तो हमेशा याद रखना, जब आपको कॉस्ट से सेल्स पे कन्वर्ट करना हो, देखो ये ऑन कॉस्ट दिया, लेकिन हमारे पास जो सेल्स है ना, ये 17,200, डेट इज ऑन सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस पे है. तो अगर इस 1/3 को कन्वर्ट करना है ऑन कॉस्ट से ऑन सेल्स पे, तो आप क्या कर सकते हो, 1/3 और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दो, तो कितना होगा, 1/4 होगा. 1/4 का मतलब कितना होता है, 25% होता है. तो सेल्स पे आपका 25% का जीपी है. उसने क्या किया, आपको जो रेट दिया दैट इज ऑन कॉस्ट दिया है, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया ऑन सेल्स पे, विच इज 25%. बाकी चीज़ें भी देखते हैं इसकी. राइट, सबसे पहले आप लोगे स्टॉक एज ऑन 9th अप्रैल. ठीक है, कितना है, 2,50,000 है. ठीक, इसमें से सेल्स को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ऐड सेल्स ऐड कॉस्ट. तो हमारी सेल्स कितनी है, सेल्स है 17,200 माइनस 25%. कितना होगा 25%, 17,200 इंटू 25%, 4,300. तो अल्टीमेटली सेल्स एट कॉस्ट कितना होगा, 12,900. राइट, इसके बाद माइनस परचेज करना है. परचेज कितना है, 1,200. परचेज 1,200 रुपये था. आउट ऑफ दिस गुड अमाउंटिंग टू 500 वर नॉट रिसीव अंटिल आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन. तो आपके गुड्स रिसीव ही नहीं हुए हैं, तो माइनस नॉट रिसीव्ड वाले गुड्स, ये हो गए 500, माइनस हो गया. इसके बाद गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 16 बट गुड्स रिसीव ओनली ऑन 4th अप्रैल. हमको क्या हुआ है, इस बीच में गुड्स रिसीव हुआ है, तो हमारी क्वांटिटी में जुड़ चुका है, तो ये 31st मार्च के बाद रिसीव हुआ है ना, तो इसको माइनस कर देंगे. गुड्स रिसीव्ड आफ्टर 31st मार्च, ये था 1,000 रुपीज़. तो आपकी वैल्यू आएगी 2,50,000 प्लस 12,900 माइनस 1,200. और ये जो माइनस माइनस है ना, तो ये एक्चुअली प्लस हो जाएगा, 500 प्लस 500 और माइनस 1,000. तो 261,200 की वैल्यू आई, 261,200 की. ये आया बैक कैलकुलेशन करके आपका स्टॉक एज ऑन 31st मार्च को आया स्टॉक 261,200. चलिए एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करते हैं.
एग्जाम्पल 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एसरटेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31/3/2017। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 1/4/16 7 लाख है। परचेज ड्यूरिंग दिस पीरियड देखो 3460। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द अबव पीरियड इज 7 lakh। सेल्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड इज 52,50,000 है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31st March 16 a sum of 60,000 was written off on a particular item which was originally purchased for 2 lakh and was sold for 1,60,000, but for the above transaction the gross profit earned during the year was 25% on cost। 25% का मतलब होता है 1/4। अब ये कॉस्ट पे है तो इसको सेल्स पे कन्वर्ट करना, तो 1/4 प्लस 1 कर दो नीचे, तो ये हो गया 1/5 विच इज 20% ऑन सेल्स। एक तो ये निकल गया। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप इन्वेंट्री टेकिंग नहीं कर रहे, आपको वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है 31 मार्च 2017 का, और आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 7 लाख रुपीज़। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। तो सबसे पहले हमें अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए ना, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, इसके लिए हमें सबसे पहले आइटम क्या चाहिए, हमको चाहिए जीपी, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की हर आइटम है हमारे पास, ट्रेडिंग अकाउंट की हर आइटम है, बस हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक तो आपका रेट दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन सीधा आप रेट अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, देखो एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 March 16, ठीक है, अ सम ऑफ 60,000 वॉज रिटर्न ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 2 लाख रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 1,60,000। तो आपका जो स्टॉक है 7 लाख रुपीज़ का, इसके अंदर एक एबनॉर्मल आइटम है जिसमें 60,000 राइट ऑफ हो गया था और परचेज किया था आपने 2 लाख रुपए में। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 2 लाख माइनस 60,000, 1,40,000 की वैल्यू है। आपने कितने बेचा इसको, 1,60,000 पे बेचा, राइट। तो हमारी जो सेल्स है ना, सेल्स उसमें कोई एक एबनॉर्मल सेल इंक्लूड है। टोटल सेल्स कितनी है, 52,20,000। इसमें एबनॉर्मल सेल्स कितनी है, ये 1,60,000 की सेल्स है। अपनी नॉर्मल सेल्स कितनी आएगी, 52,20 माइनस 160, ये आ गई 50,60,000। दिस इज योर नॉर्मल सेल्स। तो आपका जीपी कितना आएगा, जीपी देखो दो एलिमेंट है ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर, पहला नॉर्मल, नॉर्मल कैसे निकलेगा, नॉर्मल सेल्स 50,60,000, इसका 20%, 50,60,000 इंटू 20%, 10,12,000। अब एबनॉर्मल वाला जो सेल हुआ है, एबनॉर्मल सेल्स की वैल्यू है 1,60,000 और उसकी कॉस्ट कितने निकालोगे आप, देखो 2 लाख का गुड्स था ओरिजिनली परचेज, इसमें 60,000 राइट ऑफ किया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 160,000 माइनस 1,40,000। तो इस ट्रांजेक्शन पे आपने अर्न कितना किया, कितना प्रॉफिट कमाया आपने, 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया। तो टोटल जीपी कितना निकला देख लो, टोटल जीपी इज इक्वल टू 10,32,000, इतना आपका टोटल जीपी निकला। अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ना, हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अब ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो, दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक, डेबिट क्रेडिट टू ओपनिंग स्टॉक ले लो 7 लाख रुपीज़ एज पर द क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 7 लाख दिया हुआ है। परचेज ड्यूरिंग द पीरियड 34,60,000 टू परचेज 34,60,000। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 7 लाख टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मेरा 7 लाख रुपए आया, ठीक। फिर मेरी सेल्स कितने की है, 52,20,000, पूरी सेल्स ले लो, बाय सेल्स 52,20,000, और यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली आता है, लेकिन अभी हमको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके जगह हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 10,32,000।
अगर आप माइनस प्लस करोगे ना आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिल जाएगी 3460 प्लस 700 प्लस 700 प्लस 1032 या 58,92,000 माइनस करो 5220 तो वैल्यू आ गई 6,72,000 बैलेंसिंग फिगर आया इस अकाउंट का 6,72,000 और ये तो क्वेश्चन की डिमांड थी तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 6,72,000 और इसके साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट होता है और ये पूरे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन अ बिजनेस वाज डन ऑन 23 जून 2016 और लास्ट में हमको क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 38 जून। मतलब आप 23 जून से जा रहे हो 38 जून तक तो आपको पहले ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आप फॉरवर्ड जा रहे हो कि बैकवर्ड जा रहे हो। अगर आप बैकवर्ड जाते हो तो जो आइटम स्टॉक को खींच के ले जाती है जैसे कि सेल्स से आपका स्टॉक बाहर चले जाता है उसको आप नॉर्मली माइनस करते तो आप उसको प्लस करते हो, परचेसेस को माइनस करते हो, जस्ट उल्टा करते हो। लेकिन जब आप यहाँ से डेट में फॉरवर्ड जा रहे हो 23 जून से 38 जून तक तो आपको परचेस को ऐड करना है और सेल्स को माइनस करना है। आई होप आई एम बीइंग क्लियर, राइट। तो सबसे पहले देखो स्टॉक की वैल्यू दी हुई है ना 48 लाख रुपीज स्टॉक ऑन 23 जून 48 लाख। अब एक एक पॉइंट पढ़ते हैं और उसका इफेक्ट लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, आउट ऑफ द गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट गुड्स एट कॉस्ट वर्थ ₹2,40,000 वर अनसोल्ड। तो हमारा स्टॉक है, हमने गुड्स सेंड किया कंसाइनमेंट में और ये हमारा स्टॉक है तो हमारी वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा प्लस अनसोल्ड गुड्स कंसाइनमेंट गुड्स 2,40,000। इसके बाद परचेज ऑफ 4 लाख वर मेड आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ ₹1,60,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5 जुलाई। मतलब 30 जून के बाद हो रहा है तो ठीक है 4 लाख में से 160 आप हटा दो प्लस परचेज 4 लाख का हमने परचेज किया था लेकिन 1,60,000 का गुड्स हमको बाद में रिसीव होगा, अभी रिसीव नहीं हुआ है तो 400 माइनस 160 2,40,000 अगेन। ठीक है सेकंड पॉइंट भी हो गया। सेल्स वर 13,60,000 विच इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल। हाफ ऑफ दिस गुड्स वर रिटर्न बिफोर 38 जून बट नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द रिमेनिंग गुड्स। अब इसमें से आप देखिए हाफ तो हमारे पास वापस आ गया और हाफ उसके पास पड़ा हुआ है तो उसके पास जो पड़ा है वो हमारे स्टॉक में काउंटिंग नहीं हुई होगी तो उसको हम ऐड करेंगे बट हम ऐड किस पे करेंगे, हम कॉस्ट पे ऐड करेंगे। तो ठीक है प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। ठीक है कॉस्ट कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस तो दी हुई है 1,60,000 तो देखो गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। तो ये जो रेट दिया हुआ ना 25% दैट इज ऑन कॉस्ट है तो सेल्स पे कितना होता है पता है, सेल्स पे 20% होता है। ठीक तो सेल्स पे 20% आ गया हमारा तो आपकी कॉस्ट है 1,60,000 आप इसमें से 20% माइनस कर दो 1,60,000 माइनस 20% तो वैल्यू आएगी 1,28,000। इसके बाद हम माइनस करेंगे सेल्स को और हमेशा याद रखना सेल्स में से आपको सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट अलग से निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एबनॉर्मल सेल्स है आपकी 1,20,000 रुपीज़ की एबनॉर्मल सेल्स है। ठीक है तो हम एक वर्किंग नोट के अंदर पहले जीपी निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पहले तो आप सेल्स देखो हमारी 12 लाख की सेल्स थी, गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस वाला हटा दोगे, फिर आपने ये 1,20,000 का सेल किया है एबनॉर्मल वाला। ठीक तो सेल्स आपकी आ गई 10,80,000 इंटू 20% तो यहाँ पे प्रॉफिट आया 2,16,000। लेकिन ये जो एबनॉर्मल सेल हुई है ना 1,20,000 की इस पर आपका लॉस हुआ है। कैसे,
2,40,000 के आइटम को आपने 1,20 पे सेल कर दिया, तो आपका लॉस कितना हुआ? 1,20,000 रुपये लॉस हुआ। तो इसको माइनस करोगे, माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम 1,20,000, ठीक है। 216 माइनस 120, 96,000। ये आपका GP आया 96,000, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं। तो सेल्स हमारी टोटल 12 लाख रुपए की है, और माइनस आपको जो अपने, और माइनस GP जो अभी हमने कैलकुलेट किया 96,000, ठीक है। बहुत केयरफुल रहिएगा सेल्स और GP के कैलकुलेशन में। 12 लाख माइनस 96,000, यह है 11,04,000, ठीक। हाँ, तो इस सॉल्यूशन का प्लस माइनस कर दोगे तो लास्ट में आपका क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 30 जून आ जाएगा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4 की। ये आपका न्यू क्वेश्चन है जो आपकी स्टडी मैट के अंदर लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखेगा अगर आप नेट से डाउनलोड करोगे स्टडी मैट तो, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एसर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 16 एंड ऑल्सो द प्रॉफिट फॉर द ईयर। एक तो उसको स्टॉक चाहिए और एक आपको चाहिए नेट प्रॉफिट, ठीक। बेसिकली ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवा रहे हैं। स्टॉक आपको दिया, परचेज दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल, ये आपका कहाँ पे आता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। फिर सेल्स है, ये आपका ट्रेडिंग का आइटम है। एट द टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक 31 मार्च 15 अ सम ऑफ 7,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 50 थी, उसमें से 17,500 आपने कम कर दिया उसकी वैल्यू। तो इस आइटम की वैल्यू कितनी बची? 50,000 माइनस 17,500, 32,500, ठीक। विच वॉज ओरिजिनली परचेस, ये हो गया। सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट 45,000, ठीक है। बारिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम द GP क्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, GP इज 20% ऑन सेल्स। अब आपको एबनॉर्मल आइटम का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नॉर्मल स्टॉक और नॉर्मल सेल्स जाती है, और जो एबनॉर्मल आइटम है वो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है एबनॉर्मल आइटम, ठीक है। तो हम ट्रेडिंग के अंदर नॉर्मल लेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लो, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक, कितने का है ओपनिंग स्टॉक? 1,42,500 का है। 142,500 अंदर में क्यों लिखा सर? अंदर में इसलिए लिखा बिकॉज इसके अंदर एक ऐसी आइटम है जो एबनॉर्मल है, उसको माइनस कर देंगे। माइनस एबनॉर्मल स्टॉक कितना है? 32,500 का है। 32,500 का एबनॉर्मल है, माइनस कर दो तो 1,10,000 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद परचेस ले लो 762,500 टू परचेस 7,62,500 रुपीज़। इसके बाद देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएंगे। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,50,000, ठीक। इसके बाद आपको सेल्स लेना है, और सेल्स आपको नॉर्मल सेल्स चाहिए। टोटल सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 12,45,000, और एबनॉर्मल सेल्स कितनी है? 45,000। हटा दो यहाँ से, टोटल सेल्स आ गई नॉर्मल वाली 12 लाख रुपए। टू GP कितना आएगा? सेल्स का 20%, 20% ऑफ सेल्स, 12 लाख का 20%, 2,40,000 रुपये। टोटल करके क्लोजिंग स्टॉक निकाल लीजिए, बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। 1,10,000 प्लस 762,500 प्लस 1,50,000 प्लस 2,40,000, ठीक। तो ये 12,62,500 आया टोटल। 12,62,500
500, इसमें से आप 12 लाख ये वाला माइनस कर दो तो आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 62,500 रुपीज़ की। ठीक है, तो एज पर द क्वेश्चन आपका एक आंसर नंबर 1 आ गया। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 62,500। अब पार्ट 2, हमको प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो। ठीक, चाहो तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में बना सकते हो, बट ट्रेडिंग पीएल बहुत इजी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों से आंसर आएगा, दोनों मेथड राइट है। ज़रूरी नहीं आप स्टेटमेंट से बनाओ, अगर आप ट्रेडिंग पीएल से बनाते हो तो भी आपका राइट है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000। अब जितने भी एक्सपेंसेस थे, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस, तीनों को माइनस कर दो। टू सेलिंग, टू एडीएम, टू फाइनेंस। 6,500, 30,000, 21,500। 6,500, 30,000 और है 21,500। ठीक, एक इंपॉर्टेंट आइटम मत भूलना, एबनॉर्मल आइटम सेल क्या है उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेना। देखो, एबनॉर्मल आइटम की वैल्यू थी 32,500 की और आपने सेल्स किया 45,000 पे, तो इस पर प्रॉफिट आया ना 45,000 माइनस 32,500, 12,500 रुपये का प्रॉफिट आया। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम। कितना आया है? 45,000 सेलिंग प्राइस थी और कॉस्ट थी 32,500 की, तो प्रॉफिट आया 12,500। ठीक, तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट 240 प्लस 12,500, ये आपका प्रॉफिट आ गया, माइनस 60,500 माइनस 30,000 और माइनस 21,500, तो 1,40,500 आपका नेट प्रॉफिट आता है। 1,40,500 ये आपके क्वेश्चन का सेकंड आंसर है। तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,40,500। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने नया पूछा है आपके स्टडी मैट में। आप नेट से डाउनलोड करोगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट में, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, राइट। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000, 31 मार्च 16 का है। Subsequently, the following information was obtained from scrutiny of the books. Purchase for the year included 15,000 paid for new electric fitting for the shop. आपने इलेक्ट्रिक फिटिंग किया तो वो फिक्स एसेट है, आपको इसको स्टॉक में इंक्लूड नहीं करना है, तो परचेज को पहले कम करो। हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड एट 40,000 इज फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको फ्री सैंपल की एंट्री याद है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो परचेज को कम करना पड़ेगा 40,000 से। इनवॉइस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू 2,50,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27 मार्च 16 बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। आपने इनवॉइस करा लिया ना, लेकिन आपने इसको इंक्लूड नहीं किया स्टॉक में, तो आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। इन मार्च 16 गुड्स ऑफ 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वर टेकन बैक इन द सेल्स फॉर अप्रैल 16। ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है आपको कि आपकी जो 2 लाख की सेल्स मार्च की थी उसको आपने एक्चुअली अप्रैल में ले लिया है, तो वहाँ का तो अपन एडजस्टमेंट करेंगे, तो इस सेल्स को आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, इंक्लूड करना है। गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च 16 एट अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 33.1/3 ऑन कॉस्ट, मतलब 1/3 होता है बेसिकली वो, थ्रू अप्रूवल। दो अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल 16, दीज वर टेकन एज सेल्स फॉर मार्च 16। ये सेल्स नहीं है, ठीक है। सेल्स का कंफर्मेशन कब आया? नेक्स्ट ईयर आया, तो इसको हमको सेल्स से माइनस करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 16 एट द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड
ऑन दैट डेट। देखिए क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, जो आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है उसमें जो आपने गुड्स सेल किया है ऑन अप्रूवल बेसिस उसको जोड़ दो, और जो परचेसेस आपने इंक्लूड नहीं किए थे उनको इंक्लूड कर दो, और बाकी रेक्टिफिकेशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। जैसे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बताया वैसे वैसे आपको एडजस्टमेंट करना है, राइट। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। और फिर भी आपको अगर समझ में ना आए तो या तो आप कमेंट में बता दो, या तो फिर आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल रेफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है और वहीं पर इसका आंसर दिया हुआ, राइट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आरटीपी मई 2020 का एक क्वेश्चन, स्काई लिमिटेड कीप्स नो स्टॉक रिकॉर्ड बट अ फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इज मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड द वैल्यूएशन इज टेकन एट कॉस्ट। The company's year ends on 31st March 2018 and their account have been prepared, ठीक है। Stock valuation taken on 31st March 18 was however misleading, खुद ही बोल रहे हैं misleading, and you have been advised to value the closing stock as on 31st March 18। आपको कैलकुलेट करना है विद द स्टॉक फिगर एज ऑन 31st December 17। मतलब कंपनी ये कहना चाह रही है कि आपको 31st December 17 की फिगर दी जाएगी और बीच के ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे, आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है 31st मार्च की, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, जितने भी आइटम्स आपको यहाँ चलना है फॉरवर्ड, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31st December 17 एज शोन बाय इन्वेंट्री शीट वॉज 80,000। ये आपको ओपनिंग स्टॉक दे दिया इसने। ऑन 31st December स्टॉक शीट showed the following discrepancies. A page total of 5,000 had been carried to summary sheet as 6,000। आपका 1,000 रुपये से जबरदस्ती बढ़ गया है तो आप माइनस कर दो 1,000 रुपये। द टोटल ऑफ अ पेज हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय 200। अंडरकास्ट मतलब कोई भी आइटम 200 रुपये से कम रिकॉर्ड हुई है तो आप 200 से ज़्यादा करके आप उसको करेक्ट कर सकते हो, 200 आपको ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड, इनवॉइस ऑफ परचेसेस एंटर्ड इन द परचेस बुक ड्यूरिंग द क्वार्टर जनवरी टू मार्च, मतलब दिसंबर के बाद आप मार्च से कर रहे हो तो जनवरी टू मार्च होता है वो, टोटल 70,000, मतलब परचेस कितना है 70,000। आउट ऑफ दिस 3,000 रिलेटेड टू गुड्स रिसीव्ड प्रायर टू 31st December, माइनस होगा। इनवॉइसेस एंटर्ड इन अप्रैल 18 रिलेटिंग टू गुड्स रिसीव्ड इन मार्च 18, टोटल 4,000, ठीक है। आपका स्टॉक मार्च के पहले आ गया था लेकिन इसके इनवॉइस आपने कब रिकॉर्ड किए, आपने जबरदस्ती परचेस को अप्रैल में रिकॉर्ड किया है, वो गलत है, आपको यहाँ पे स्टॉक में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 70,000 माइनस 3,000 प्लस 4,000 ये आपकी परचेस होगी। इसके बाद बात करते हैं सेल्स की। सेल्स इनवॉइस टू कस्टमर्स टोटल 90,000, ठीक है। इस पीरियड की सेल्स है 90,000 की, राइट। ऑफ दिस 5,000 रिलेट टू गुड्स डिस्पैच्ड बिफोर, ये पहले की सेल्स है यार, पहले की सेल्स को हटाओ यहाँ से, 90,000 माइनस 5,000 को हटा दो। गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर्स बिफोर 31st मार्च बट इनवॉइस, मतलब आपने गुड्स सेंड कर दिया है, ठीक है, गुड्स बेच दिया है, लेकिन इसकी सेल्स कब बुक कर, अप्रैल में बुक कर 4,000, दिस इज रॉन्ग। तो ये जो 4,000 है ना ये आपकी सेल्स में ऐड होगा, तो अल्टीमेटली सेल्स की वैल्यू होगी 90,000 माइनस 5,000 और प्लस 4,000, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपको प्रॉफिट का परसेंटेज माइनस करना पड़ेगा, राइट। ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट्स इनवॉइस्ड वैल्यू of 1,000 had been issued to customers in respects of good return during the period, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न है ना, ठीक है, ये आपका क्या क्रेडिट नोट, मतलब सीधा सीधा बोला है रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न, हमको गुड्स वापस आए, सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न आपको इनवॉइस वैल्यू 1,000 दिया है ना, इसमें से आपको क्या माइनस करना है, इसमें से आपको प्रॉफिट माइनस करना है और कॉस्ट पे आप उसको वहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, राइट। कॉस्ट पे आप उसको ऐड बैक कर सकते हो। तो देखो 1,000 दिया है और 25% ऑफ कॉस्ट है, तो प्रॉफिट का कितना होगा, ये 20% होता है, तो आप इसमें से 20% माइनस कर दो, 800 की वैल्यू का सेल्स रिटर्न ले लेना, ऐड कर देना, और सेल्स में से आप 20% क्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे ना तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। क्वांटिटी सोल्ड एट कॉस्ट, क्वांटिटी सोल्ड एट कॉस्ट को माइनस करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 जो नया मॉड्यूल का है, जो क्वेश्चन नंबर 5 नया मॉड्यूल का है, आपको डाउनलोड करने पे मिल जाएगा इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल, ठीक है, स्टडी मेट, या तो फिर आरटीपी मई 20 का ये वाला क्वेश्चन। ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। अगर आप देख के नहीं गए तो इट इज पॉसिबल कि आप सॉल्व ना कर सको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आई फील कि 2 क्वेश्चन में से एक आ सकता है। एंड व्हाई डू आई फील, ऐसा मुझे फील इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों क्वेश्चन नई वेराइटी के, कुछ नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है इंस्टीट्यूट ने, इसकी रिस्पेक्ट करना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना।